हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम लोग फिर से हाजिर हैं भाई। सी सेट का डिस्कशन चल रहा था। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन को विदाउट फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखो, सारे तरह के हम क्वेश्चंस उठाने की मैंने कोशिश की है। रीजनिंग के भी लिए हैं, क्वांट के भी लिए हैं, प्लस डिसीजन मेकिंग वाले जो है ना, तो डिसीजन मेकिंग वाले भी इनके साथ ही कंप्लीट करेंगे। और जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो क्लास आएगी, तो इसमें एक या दो कॉम्प्रिहेंशन भी ऐड कर दूंगा मैं उसी के साथ में। तो उसमें थोड़ा सा तुम सपोर्ट करना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का क्या होता है कि एक जैसे पेज हम बनाएंगे तो एक पूरा आ जाएगा इंग्लिश का पार्ट उस पे, फिर अगला जो आएगा उस पे वो हिंदी वाला पार्ट आ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन होता है बड़ा। तो आप बोलोगे तो मैं हिंदी में डिस्कस कर दूंगा और इंग्लिश में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप बोलोगे इंग्लिश में डिस्कस करना है सर, तो मैं इंग्लिश में डिस्कस कर दूंगा, हिंदी वाले को डिस्कस नहीं करूंगा। ये आप तय कर लेना, थोड़ा सा कमेंट वगैरह करके हमको बता देना सभी लोग, है ना। क्या कह रहा है कि इन 2002 मीनूज एज वाज वन थर्ड ऑफ द एज ऑफ मीरा, whereas in 2010 मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। व्हाट इज द मीनूज ईयर्स ऑफ बर्थ? तो ये कह रहा है कि 2002 में जो मीनू की आयु है वो मीरा की एक तिहाई है, और 2010 में जो मीनू की आयु है वो मीरा की आधी है। तो मीनू का जन्म का वर्ष क्या है? अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए एक तो एक्स वाले मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं कि हम एक्स लेके चल लें। मैंने देखो पहले एक तरीका मैं लेके चलता हूँ। मैं फर्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने एक मान लिया मीरा जो है, मीरा की जो एज है, 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, 2002 की बात मैं कर रहा हूँ। मीरा की जो एज है वो एक्स मान ली मैंने। तो मीनू की जो एज हो जाएगी, मीनू की एज हो जाएगी x/3। एक तिहाई है इसके, ठीक है। अब सेकंड में हम बात करेंगे 2010 के बारे में, 2010 आ जाएगा। अब जब 2010 को डिस्कस करेंगे, तो अब यहाँ पर मीरा की जो एज होगी वो हो जाएगी x+8। 2002 में, 2010 में जो डिफरेंस है वो 8 साल का है। तो दोनों की एज जो है 8 8 साल बढ़ेगी। क्लियर बात है यहाँ तक, है ना। तो मीनू की जो एज हो जाएगी, मीनू की एज कितनी हो जाएगी? x/3 थी उसकी एज, उसकी भी एज कितनी हो जाएगी? 8 साल हो जाएगी। अब तुम एक बात सोचो, ये जो मीनू की एज आई है x+3/8, और ये जो मीरा की एज आई है, ये मीरा की एज की जस्ट हाफ है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये जो x/3+8 है, ये है हाफ ऑफ x+8। ठीक है। दो से इधर मल्टीप्लाई मार देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। दो का इधर तो इधर आ जाएगा, 2x/3+16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x+8। तो 16 8 को इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा 16 - 8, और ये हो जाएगा x - 2x/3। फाइनली देखो मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस ये x/3 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 24 साल। यानी कि मीरा की जो एज है वो 24 साल है, और मीनू की जो एज है वो 24/3 यानी कि 12 साल है। अब मीनू 12 साल की कब है? सॉरी, 24/3 होता है 8। ठीक है, कितने साल की है ये? 8 साल की है। तो आप मुझे बताओ, 8 साल की है वो 2002 में, तो 2002 में से 8 निकाल दो। 2002 में से जैसे ही मैं 8 निकालूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा भाई? 10994, यानी कि 1994 की पैदाइश है। डेट ऑफ बर्थ कितना है, मतलब जो ईयर ऑफ बर्थ है वो कितना है? 1994। उम्मीद कर रहा हूँ बात क्लियर हो गई होगी। तो ये एक मैंने एक मेथड डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये फर्स्ट मेथड था। एक मेथड और बताता हूँ, जो बच्चे समझ सकते हैं उसको, तो उसको समझने की कोशिश करना, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा। देखना ध्यान से। मैंने एक और मेथड डिस्कस करने की बात की। तो ये मीरा जो है और जो मीनू है, इन दोनों की जो एज का हिसाब किताब है वो वन थर्ड दे रखा है। यानी कि मीरा की एज अगर 3 है तो मीनू की 1 होगी, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऊपर मैं मीनू लिख देता हूँ। मीनू की जो एज है और जो मीरा की एज है, इन दोनों का जो रेशो है वो वन थर्ड चल रहा है। ठीक है। और ये 2002 की बातें हैं। जैसे ही 2010 आएगा, जैसे ही 2010 आएगा, ये जो मीनू और मीरा का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? जस्ट हाफ है ना, तो आधा हो जाएगा। उसकी 2 होगी तो उसकी 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको मैं एक चीज बताऊं, आप एक बात सोचो, आपके बड़े भैया हैं या कोई छोटा भाई है, आपके बड़े भैया आपसे 5 साल बड़े हैं,
आपके बड़े भैया आपसे 5 साल बड़े हैं, वो जीवन भर आपसे 5 साल बड़े रहेंगे। जब भी बोला जाएगा बोलेंगे भैया 5 साल बड़े हैं। आपका छोटा भाई 2 साल छोटा है आपसे, वो जीवन भर 2 साल छोटा रहेगा आपसे। मानते हो इस बात को? यानी कि जो एज का डिफरेंस मीनू और मीरा का यहाँ पे होगा, वही एज का डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो रेशो है ये है 1:3, लेकिन यहाँ जो रेशो है वो है 1:2। उम्र का अंतर जो होता है वो जीवन भर एक समान बना रहता है। इतनी सी बात आपको पकड़नी है ना? एक समान बनने के लिए क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ? 1। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ इस वाले में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई मारूंगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मुझे जो अनुपात मिल गया, अब 2:4 मिल गया। ठीक है, अब जैसे 2:4 मिलेगा तुम नोटिस करके देखो, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। और 3 और 4 का जो डिफरेंस 1 का है, ये 8 साल के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि ये 8 साल के टाइम स्पेन में हुआ। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 8 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ 1 है मीनू की, तो मीनू की एज कितनी आ गई? 8 साल। तो 2002 में से 8 को निकाल देना, आपको कितना मिल जाएगा भाई? 1994 मिल जाएगा। ये मेथड भी अगर पकड़ सको तो आप इस मेथड के थ्रू भी कर लेना, बाकी एक्स वाले मेथड के थ्रू तो आपने कर ही लिया, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब देखो ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इसमें थॉट प्रोसेस आपको लगानी पड़ती है अपनी। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना? अगर हमको ये क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना? जो 3-4 स्टेटमेंट बना के हमको दिए जाते हैं। तो समझते हैं क्या कह रहा है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 5 मंजिला इमारत है, उसमें 4 तरह के कलर यूज किए गए हैं, 4 डिफरेंट कलर से बनाई गई है इमारत, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि ओनली वन कलर इज यूज टू पेंट द फ्लोर, यानी कि एक जो फ्लोर होगा उस पे एक ही कलर यूज किया। जैसे 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो पहले पे लाल कलर कर दिया, दूसरे पे पीला कर दिया, तीसरे पे काला कर दिया, नीला कर दिया, तो एक फ्लोर के लिए एक कलर की उन्होंने डिमांड रखी है। स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा डिसीजन बनेगा। ये कह रहा है कि द मिडिल थ्री फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, तो 3 फ्लोर जो बीच के हैं वो डिफरेंट कलर से बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रहा है? द सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, सेकंड और फोर्थ कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बने हुए हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या दे रहा है? द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड। अब ये इंपॉर्टेंट आंसर है। अब देखो मैं तुम्हें कलर वाइज ही दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर है और जो फिफ्थ फ्लोर है वो रेड दे रखे हैं। फर्स्ट फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर क्या दे रखे हैं? रेड दे रखे हैं। अच्छा, बाकी जो बीच के फ्लोर है उनको अलग अलग कलर से बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। देखो सेकंड और फोर्थ कलर भी डिफरेंट है, एक सेकंड का मान लेते हैं ये है, और ये फोर्थ वाला मान लेते हैं, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या ये जो कलर होगा ये डिफरेंट आएगा ये कि नहीं? क्योंकि हमें 4 कलर यूज करने हैं। अब मैंने आपको कलर यूज करके दिखा दिए, है ना? मैंने ऊपर वाला लाल कलर लिया, नीचे वाला लाल कलर ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक सब लोगों को? बताओ जरा। अब ये क्या कह रहा है, आप स्टेटमेंट पे आ जाओ। ओनली स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी दो क्रमागत तल भिन्न है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी दो क्रमागत तल जो हैं वो भिन्न कलर के हैं, तो कौन से स्टेटमेंट काम में आएंगे? ठीक है, समझना आप ध्यान से। ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट, या सिर्फ स्टेटमेंट टू जो कह रहा है कि दूसरा और चौथा जो तल है वो भिन्न कलर का है? आप मुझे बताओ। इसने ये कहा है कि इसमें 4 कलर यूज किए गए हैं। अगर 4 कलर यूज किए और 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग में 4 कलर यूज किए, इसका मतलब दो बिल्डिंग का कलर एक जैसा होगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो इसने दिया है, ये सेकंड स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा हमें, बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। सेकंड, ओनली स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट, क्या स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट है? ये कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर रेड कलर है, बिल्कुल सही बात है। ओनली स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तो मैंने मान लिया ये है, और फिफ्थ फ्लोर मैंने माना ये है भाई, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अब मुझे बताओ तुम लोग, अगर इसने कहा कि फर्स्ट फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर डिफरेंट एक ही कलर के हो गए, तो बाकी सब डिफरेंट कलर के होंगे क्योंकि 4 कलर यूज किए गए। तो स्टेटमेंट 3 ही पर्याप्त है अकेला इसको करने में, और बस इससे आगे फिर अपने को बढ़ना नहीं है, यहीं पे हमारा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इंटरेस्टिंग है सारी चीजें, है ना?
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। P, Q, R are three towns. The distance between P and Q is 60 kilometer, whereas the distance between P and R is 80 kilometer. Q is in the west of P and R is in the south of P. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देखो 100 आएगा। कैसे लगा दिया इतना जल्दी मैंने? तो ये थोड़ी सी सोच डेवलप कर लो बस। 6, 8, 10 का पाइथागोरस थ्योरम होती है। सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 6, 8, 10 जिसने भी ये पढ़ रखी है और जिसको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो तुरंत इसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस उस चीज से आप बेफिक्र रहो, उस चीज से आप बेफिक्र रहो। देखो ध्यान से मेरी बात समझना सब लोग। देखो मैं अगर इस तरीके से बना दूं, ये भैया पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये दिशा का ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है आप लोगों को, बस इतना मेरा कहना है आप लोगों से। ठीक है, ये दिशा का ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, पी और क्यू किधर है? पी के वेस्ट में है। तो वेस्ट का मतलब क्या है भैया? ये वेस्ट है, तो पी यहाँ है कहीं, तो उसके वेस्ट में होगा ये क्यू, है ना? एक एक पॉइंट समझते रहे ना सभी लोग। तो वेस्ट में जाएगा यानी कि पश्चिम में है। अगर अगर पी इधर है तो क्यू इधर है। ठीक है, पश्चिम में हो गया। अगली क्या कह रहा है, आर जो है वो साउथ में। साउथ कहाँ है? देखो ये रहा दक्षिण, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बस आप लोगों को, है ना? तो ये कहीं यहाँ होगा भाई, आर साउथ में है ना। अब ये कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी 60 है, इसके दूरी बीच की दूरी 80 है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब आगे याद क्यों नहीं आया अभी भी अपना पाइथागोरस थ्योरम? तो कितनी हो जाएगी? 100। भाई देखो 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसमें 2 का गुणा कर दो दोनों तीनों में, तो 6, 8, 10 बन जाता है। पता है ना इस सब के बारे में कि भाई 10 का जो स्क्वायर होगा वो 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64, यानी कि 100 की वैल्यू 100 अगर आती है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये एक चीज होती है बस डायरेक्शन के केस में। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, है ना? उसी का यूज होता है। और दूसरा सेकंड जो है इसके अंदर डायरेक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शन यानी कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। डायरेक्शन जो होती है वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, है ना? थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं? 100 पार्टिसिपेंट हैं इसके अंदर, और उनमें 70 भारतीय हैं। ठीक है, 60 जो हैं वो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले, है ना? एक बार बनाना पड़ेगा तभी उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। यानी कि टोटल कितने हैं? 100 टोटल है हमारे पास, 100 है। ठीक है, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हमारे पास है 100। टोटल कितने हैं हमारे पास? 100 है। 60, 70 जिसमें से इंडियन है अपने, 70 यहाँ पे क्या है? भारतीय हैं। तो 30 कैसे होंगे भाई? विदेशी होंगे। ठीक है, 30 कैसे होंगे हमारे? विदेशी होंगे, कि इंडियन नहीं होंगे। उसमें से भी क्या कह रहा है? 60 जो है वेजिटेरियन है। अब देखो ध्यान से यहाँ समझना, 60 जो है वो शाकाहारी है। इसके आधार पे आप लोगों को बनाने हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन को सेट करना है अपना। ये इसने हमें इतनी सारी चीजें हमको दे रखी है, ये चीजें लिख लो। जो जो जैसे जैसे देता जाता है क्वेश्चन के अंदर, वैसे वैसे आपको बनाना है। उसके अतिरिक्त आपको कोई कार्य नहीं करना। अगर वो कुछ और करने के लिए बोलता है तो वही करो। जैसे क्वेश्चन कहता है हमेशा वही करना चाहिए। जैसे कि आपका मेंस के पेपर अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, इसमें बस एक माइन्यूट सा फर्क होता है। आपको बस इतना सा ज्ञान चाहिए कि जो उसने पूछा ना, टू द पॉइंट लिखना होता है। कभी आप उसके पेरीफेरी में लिखोगे और ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे कि आपके ज्ञान का तो यूज किया ही नहीं यार, क्वेश्चन तो बहुत हल्का पूछ लिया, मैं तो अपना ज्ञान दिखाऊंगा, तो वहां गड़बड़ हो जाती है ना? आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो मेंस में आंसर राइटिंग हम करते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा जाता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन जैसे देता जा रहा है ना हमको, उसी तरीके से हम उसका डायग्राम बना लेते हैं कि भाई क्वेश्चन ने हमें ये दिया है और हम इसको बनाने हैं। ठीक है, आप समझते हैं एटलीस्ट 3 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। कह रहा है कि कम से कम 30 जो होंगे वो भारतीय शाकाहारी होंगे। अब सोचो जरा, 30 विदेशी सारे के सारे मैंने मान लिया शाकाहारी हैं,
तो बाकी 30 कौन इंडियन ही तो बचे जो शाकाहारी होंगे। अगर मैंने ये मान लिया कि विदेशी 30 के 30 शाकाहारी हैं जो हैं, तो 30 भारतीय शाकाहारी होंगे ही होंगे भाई। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी जो है शाकाहारी, कम से कम 10 जो हैं वो मांसाहारी होंगे। अब देखो इसके लिए क्या करना है, अगर 60 शाकाहारी हैं तो 40 कैसे हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। 40 कैसे हो जाएंगे इसमें, मांसाहारी हो जाएंगे 40। अब आप देखो, मैंने मान लिया 30 के 30 विदेशी मांसाहारी हैं, तो बाकी 10 जो बचे वो मांसाहारी होंगे कि नहीं होंगे इंडियन। सोचो इस बात को थोड़ा सा। 30 के 30 विदेशी मैंने मान लिए मांसाहारी भी हैं, और मांसाहारी टोटल कितने हैं 40, तो बाकी 10 कहां से आएंगे, तो 10 हम इंडियंस में से तो आएंगे। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2, एक और दो दोनों सही है। आई कुछ बात समझ में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पेपर का ये है एग्जाम्पल, बाहर से नहीं उठाया कहीं से, ठीक है। तो समझना है सब लोगों को ध्यान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, है ना। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। ये कह रहा है कि एक डिजिटल ऐसा होता है, देखो कोई नंबर कैसे, जैसे मैंने कहा 71, ठीक है। 71 कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। 71 ऐसे तो बनता है 7 × 10 + 1। ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना आप ध्यान से, है ना, क्या कहना चाह रहा है ये। और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी कि जब ऐसे अंकों वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। देखो ध्यान से कि कोई भी नंबर है, अगर मैंने कहा ये एक्स और वाई एक नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो एक्स वाई ये कैसे बना होगा, एक्स दहाई के स्थान पे 10 का गुणा होगा और वाई इकाई के स्थान पे तो वो सिंगल रहेगा। संख्या तो ऐसे बनती है ना, अगर मुझे कोई संख्या बनानी है तो संख्या मैं कैसे बनाऊंगा, x × 10 + 5 करके बनाऊंगा। क्लियर बात है यही नहीं तक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको पलट दो भैया। पलटने का मतलब क्या है, वाई एक्स कर दो इसको। वाई एक्स का मतलब क्या हो गया भाई, अब वाई दहाई के स्थान पे पहुंच गया और एक्स कहाँ पहुंच गया, इकाई के स्थान पे पहुंच गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोनों। संख्या के अंकों की अदला बदली करवाई है इसने, पहले संख्या एक्स वाई है तो अब वाई एक्स होगी। अब ये कह रहा है कि भाई इनका जो अनुपात है दोनों का रेशियो, यानी कि 10x + y और 10y + x, इनका जो रेशियो है वो रेशियो आ रहा है 4/7। वो रेशियो आ रहा है 4/7। तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं जो ऐसा निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से समझो। इसके लिए हमको इनके रेशियो निकालने हैं, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है मुझे, समझे। अब एक्स और वाई का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से मुझे मिलेगा 7/70, 70x + 7y = 40y + 4x। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से 4x और 70 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 66, और ये हो जाएगा 33y। तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 बार। तो देख रहे हो एक्स और वाई का जो रेशियो बनेगा ना वो कितना बनेगा भाई, 1/2। यानी कि एक्स अगर 1 है तो वाई 2 होगा। तो ऐसे कितने युग्म पॉसिबल है, सोचो जरा एक बार, कितने युग्म पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे। देखो एक तो 1 और 2 वाली पॉसिबल है, 2 और 4 पॉसिबल है, 3 और 6 पॉसिबल है, 4 और 8 पॉसिबल है, 5 और 10 पॉसिबल है क्या, नहीं। ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने युग्म मिलेंगे मुझे, 4 युग्म मिलेंगे। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहे कि सर ऐसे कैसे आपने बोल दिया। एक्स और वाई का जो रेशियो दे रखा है ना 1:2, मतलब वाई जो यूनिट डिजिट रहेगी, इकाई का अंक जो रहेगा वो दहाई के अंक से दुगुना रहेगा इस केस में हमेशा। तो दुगुना कहां तक पहुंच सकता है, मैक्सिमम नंबर होता है 9, भाई 9 तक पहुंच सकता है। तो 9 सीधा तो किसी का दुगुना होता नहीं है, लेकिन 8 होता है दुगुना। आप ये देखो कि भाई 8 किसका दुगुना होता है, तो 8 जो होता है वो 4 का दुगुना होता है। तो बस इतनी पॉसिबिलिटी है। एक नंबर मिलेगा मुझे 12, एक नंबर मिलेगा मुझे 24, एक नंबर मिलेगा मुझे 36 और एक नंबर मुझे मिलेगा 48। इनको इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, ठीक है। अब 12 है, 12 के अंकों को पलट दो, तब भी देखो इनका अनुपात कितना मिलेगा, 4 और 7, ठीक है। 24 है, पलट दो 42 कर दो, कितना मिल जाएगा, 4 और 7। तीसरा क्या है, 36 है, 63 कर दो, ठीक है। बन गया ना, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। 48 है, 84 बना दो, 12 चौके 48 और 12 सत्ते 84, सबसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 4:7। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप करने की जरूरत थी हम लोगों को, है ना। अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है भाई? ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वेंट टू मुंबई। सब मेंबर जो है मुंबई जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं जाके। पहले दिन क्या होता है, 80% जो है शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 80% जो है वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, खरीदारी करने गए भाई 80%। और 50% जो है वो साइट सीन करने जाते हैं। 50% जो है वो साइट सीन कर रहे हैं। साइट सीन जानते हो? मतलब कि हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर कोई बुकिंग करके लेके जाता है तो साइट सीन करवाते हैं कि भाई किला दिखाएंगे, वहां पर मॉन्यूमेंट्स दिखाएंगे आपको हम, बोध गया ले जाएंगे हम आपको सांची का स्तूप दिखाएंगे, साइट सीन करवाएंगे, ठीक है। और देन ही इज सेइंग दैट वेयर इज 10% टुक रेस्ट इन द होटल। 10% रेस्ट कर रहे हैं भाई होटल में, 10% रेस्ट कर रहे हैं, 10% रेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर 80% शॉपिंग करने गए तो 20% शॉपिंग करने नहीं गए, और अगर 50% साइट सीन करने गए तो 50% साइट सीन करने नहीं गए। यहां से कंक्लूजन बनेगा, हम लोगों का निष्कर्ष निकलेंगे यहाँ से। ये चीज आपको समझनी है, यहाँ से हमको निष्कर्ष मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना? और निष्कर्ष क्या मिलेगा ये चेक करो। 80% शॉपिंग करने गए, 20% नहीं गए, और 10% ने किया है रेस्ट। इनको अलग रख लो। पहला क्या कह रहा है हमसे कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। 40% सदस्य जो हैं वो खरीदारी के साथ साथ पर्यटन में भी गए। तो देखो, अगर 10% रेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 40 तो यहाँ पे भी बचे होंगे ना। समझे बात को? और यहाँ से भी मिलेंगे 40, तो पहला कथन तो सही है भाई। देखो, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, थोड़ा सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, बाकी इसमें कोई मुश्किलातें नहीं आने वाली हम लोगों को, थोड़ा सा सोचना बस ध्यान से। दूसरा क्या कह रहा है, 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए। केवल और केवल खरीदारी करने गए, ये कहना चाह रहा है, समझो ध्यान से। देखो ध्यान से, अगर यहां से मैं कह दूं 10% नहीं गए कहीं, ये 80% क्या थे, वो शॉपिंग करने गए थे। टोटल का 80% शॉपिंग करने जाता है, ठीक है। और अगर 10% यहाँ घर में थे, तो मैं कम से कम ये तो मान के चलूंगा कि भाई 40% साइट सीन करने गए थे। 40% क्या करने गए थे? साइट सीन करने गए थे। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये 80 जो है वो 40 और 80 में डिफरेंस कितने का है? कम से कम 40 का तो डिफरेंस है ही ना। 20% मेंबर्स वेंट ऑन ओनली शॉपिंग। अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि 20% ने सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की? नहीं कह सकते ना। तो बस सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ध्यान से समझाया है मैंने, समझने की कोशिश करना सभी लोग। क्या बताया है मैंने? 40% मेंबर जो है शॉपिंग के लिए जाते हैं और साइट सीइंग करने के लिए जाते हैं, दोनों के लिए जाएंगे। क्यों जा सकते हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि 50% तो यहाँ पे गए हैं ना, ठीक है। 50 और 10% रेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी बीच में जो गैप बनना है ना, 10% का ही बनना है वो। तो 10% इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात कुछ समझ में? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने बी से 20 नंबर ज्यादा स्कोर किया है। बी हैज स्कोर्ड 5% लेस देन ए। देन ए आ रहा है तो ए को नीचे रखना है आपको। देखो 5% जो होता है, बहुत ध्यान से समझना भाई। 5% जो होता है, इसको मैं 5/100 लिख सकता हूँ। और 5/100 का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/20, ठीक है। तो अगर ए और बी के मैं अनुपात की बात करूं, तो ए को अगर 20 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 19। क्यों लिख दिया ऐसा मैंने? क्योंकि बी को 5% कम मिलते हैं, तो अगर ए को 100 मिलेंगे तो बी को 95 मिलेंगे। तो ए और बी के जो अंकों का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 20 और 19 आ जाएगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक? कैसे भी लिख सकते हो तुम लोग इस चीज को। ए और बी जो है वो 20 और 19, ठीक है। कह रहा है दोनों के बीच का जो अंतर है, 20 और 19 का डिफरेंस कितने का है भाई? एक का। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 20 नंबर का फर्क है। एक की वैल्यू 20 दे रखी है भाई। एक की वैल्यू 20 है तो पूछा किसके है? बी। बी के कितने? 19 है ना। तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 19 दूनी 80, 19 दूनी 38 होते हैं, 380। इससे आसान कोई तरीका नहीं होगा इसको सॉल्व करने का, तुम देख लेना। सबसे आसान तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। देखा और हिट किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, और ए स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। देखो, 60% क्रिकेटर है,
और 40% क्या खेलेंगे, फुटबॉल। 40% फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट ए टू व्हीलर, फुटबॉल प्लेयर के पास क्या मिलेगा आपको, टू व्हीलर। जो दे रहा है वही लिखना है, जो दे रहा है वही लिखना है आपको। बाकी अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है आप लोगों को। मेरी बात बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो दे रखा होता है सिर्फ वही करना है हम लोगों को, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। तो जो निष्कर्ष हमको, जो हमें उपयुक्त आंकड़ा दिया गया है उसमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब बताओ जरा, पहला क्वेश्चन, 60% स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60% क्रिकेटर ऐसे हैं जो 60% क्रिकेटर है उनके पास टू व्हीलर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दुपहिया वाहन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी देखा हमने। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, ये भी सही है। किसी विद्यालय में 60% क्रिकेट विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता वह फुटबॉल खेलता है। ऐसा नहीं कहा कि दोनों चीजें खेलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसका। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें करने के लिए। क्लियर है या नहीं है ये बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days एंड 3 days रेस्पेक्टिवली। देखो, गीता और गीता क्या है, सीता हर दूसरे दिन स्विमिंग करने जाती है, गीता हर तीसरे दिन स्विमिंग करने जाती है। गीता हर दूसरे दिन, सीता हर तीसरे दिन, समझना ध्यान से। अब ये 1 जनवरी को दोनों साथ में गई, 1 जनवरी को ये साथ में गई दोनों, अगली किस तारीख को साथ में जाएंगी। बहुत सिंपल हो गया, देखो ध्यान से। 2 तारीख वो हर 2 दिन में जाती है, वो हर 3 दिन में जाती है, तो ये दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन ऐसे जाएगी। वो तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन ऐसे जाएगी। बताना जरा, छठवें दिन पे ये एक साथ मिलती है ना, हर छठवें दिन पे एक साथ मिलेंगी ये, तो 6 जोड़ देना इसमें बस। यानी कि अगली बार जो मुलाकात है दोनों की साथ में, वो कितनी तारीख को होने वाली है, 7 जनवरी को, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं और एक चीज बता देता हूँ, जब भी साथ में मिलने वाली जैसे घंटियों वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक 19वें सेकंड पे बजती है, एक 38वें सेकंड पे बजती है, एक 57वें सेकंड पे बजती है, तीनों एक साथ कब बजेंगी, तो उसमें एलसीएम लिया जाता है। ऐसे यही क्वेश्चन सेम है उसी पैटर्न पे, दो एक दूसरे दिन आती है, एक तीसरे दिन आती है, तो साथ में कब आएंगी, हर छठे दिन। 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 6 हर छठे दिन ये मिलेंगी, तो अब 1 तारीख को मिल रही है, तो अगली बार मुलाकात कब होने वाली है, 7 तारीख को। क्लियर हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25, x देखो क्या क्या दे रहा है, लिख लेते हैं, हर चीज को लिख लो। x ग्रेटर इक्वल टू 25 है, या तो 25 से बड़ा होगा या 25 के बराबर होगा, ठीक है। y जो है लेस देन है, इक्वल है 40 के। y लेस देन है, या तो छोटा होगा 40 से या 40 के बराबर होगा। अब यहां से हमसे कह रहा है कि कौन सा समय हमेशा सही होगा, x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा होगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। x 25 से स्टार्ट होता है और y 40 से छोटा हो सकता है, 40 के बराबर हो सकता है, तो x हमेशा बड़ा नहीं होगा, ये गलत हो गया, पहला कंक्लूजन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, क्या कह रहा है, y माइनस एक्स। देखो मैं बता भी देता हूँ, ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर है y होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। y माइनस एक्स ग्रेटर होगा 15 से, क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो इस चीज को, x 25 से बड़ा 40 भी हो सकता है x, तो अब ये 40 ही हुआ तो 0 आ जाएगा, तो 15 से बड़ा कहाँ हुआ, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। भाई 25 से बड़ा हो सकता है एक्स, तो वो 40 से छोटा हो सकता है, और 40 भी हो सकता है, इनका ही तो डिफरेंस 15 दिख रहा है तुमको। अगर एक्स 25 से बड़ा हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 15। अब मुझे बताओ जरा, y माइनस एक्स लेस देन 15 हो सकता है क्या, लेस देन और इक्वल टू। भाई अगर y की वैल्यू 40, अगर y की वैल्यू जो है 40 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 25 है, y की वैल्यू क्या है, 40 है, और x की वैल्यू अगर 25 है, तभी तो बन सकता है बस ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही x बढ़ गया यहाँ पे, जैसे ही x बढ़ा, x कितना हो गया यहाँ पे, 26 हो गया, और ये भाई साहब पहुंच गए 0 पे, मान लेते हैं 2 मान लो इसको, ये 2 हो गया, चलो ठीक है, ये 2 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है, 15 से छोटा होगा, ऐसा नहीं है जरूरी, नहीं है बिल्कुल जरूरी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
x प्लस वाई 25 प्लस 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। देखो ये एक बस पॉसिबिलिटी ऐसी है जो तुम कह सकते हो कि बन सकती है इसमें, है ना, बाकी मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी इसमें है। ये 65 है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि अगर ये बड़ा होता जाएगा, x बड़ा होता जाएगा, ठीक है, अगर x बड़ा होता जाएगा तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है x प्लस वाई वाली, ठीक है, y अगर 40 है, ये अगर बड़ा है 25 है, तो ये 65 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा सा सोचना था, जैसे y माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो y माइनस एक्स का क्या क्या हो सकता है, 40 माइनस 25 हो सकता है, ठीक है। अब x 25 से तो बड़ा ही हो सकता है, 25 रह सकता है, लेकिन ये y छोटा हो सकता है, y 40 से छोटा होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ली मैंने, तो फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये प्रैक्टिस करते हैं आज, धन्यवाद।